बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियंस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वफ़ियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। एंटी टेस्ट सीरीज़, उसके अंदर हमने लेक्चर नंबर 17 के अंदर प्रोग्रामिंग और बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग्स को डिस्कस किया था और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, जो सी लैंग्वेज हमने स्टार्ट की थी लास्ट जो लेक्चर आप लोगों का हुआ है 17 उसमें, तो आज लेक्चर नंबर 18 और 18 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सी। और एलिमेंट्स ऑफ सी में आपको मैं इसका ओवरव्यू दूं, जितने भी आप लोगों के कांस्टेंट, जितने वेरिएबल्स, जितने ऑपरेटर्स, जितने कमेंट्स और जितनी डेटा टाइप्स, ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, वो सारी की सारी डिस्कस होंगी। याद रखो ये चैप्टर according to programming, according to learning and for एंटी टेस्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर कुछ लॉजिकल MCQs बनते हैं और प्लस जो नेक्स्ट आपके चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के एलिमेंट्स नहीं आते तो आप उसके जो फर्दर स्ट्रक्चर्स हैं, उसके कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं या उसके जो लूप्स वगैरह हैं उनको भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर जो सबसे पहली चीज़ बच्चों आती है वो आती है आइडेंटिफायर्स। क्या आती है जी? द फर्स्ट थिंग इन दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं जी? आइडेंटिफायर्स बेसिकली आपकी मुश्किल आसान की जाए तो जितने कांस्टेंट्स, जितने वेरिएबल्स, ठीक है, जितनी डेटा टाइप्स, ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर हम यूज़ करते हैं उनको हम इसके कहते हैं जी, उन तमाम पॉइंट्स को हम इसके कहते हैं कि ये इसके आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है जी, तो आइडेंटिफायर्स को हमने डिवाइड किया फर्दर 2 टाइप्स के अंदर। वो कौन कौन से हैं वो आपको पता है जी? एक होते हैं यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर्स और एक होते हैं बच्चों बिल्ट इन आइडेंटिफायर्स। ठीक है जी, फ़र्क समझ में आया? इनके सिर्फ नाम है। अच्छा, यूज़र डिफाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो आपके कांस्टेंट हैं, ऐसी चीज़ें जिनको आप बदल सकते हैं, वो सारे के सारे, जैसे मैं किसी भी वेरिएबल का नाम A, B या C रखूँ या X, Y, Z रखूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चेंजेबल हैं, ये मॉडिफाइडेबल हैं, ये अकॉर्डिंग टू दी यूज़र नीड है, तो इसीलिए ये फिर यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर्स। बिल्ट इन आइडेंटिफायर्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ उनके पर्टिकुलर टास्क के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके पास प्रिंट एफ है, तो आपको पता है जी इसने क्या करना है? रिजल्ट प्रिंट करने। स्कैन एफ है, आपको पता है इसने क्या करना है? इसने यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास? वो बिल्ट इन आइडेंटिफायर होते हैं और हम बिल्ट इन आइडेंटिफायर्स को उसके ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो होता है उनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और याद रखो इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक और है विच इज़ कॉल्ड कीवर्ड्स। आपको पता है इनका दूसरा नाम भी क्या है? इनको हम कहते हैं जनाब, ये रिजर्व वर्ड्स हैं। रिजर्व वर्ड्स का मतलब क्या है? जिनका प्री डिफाइन मीनिंग है। क्या है? प्री डिफाइन मीनिंग है। वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम कहते हैं वहाँ पर रिजर्व वर्ड्स। तो आपको पता है आपकी बुक में कितने रिजर्व वर्ड्स हैं जी? 32 रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका जिक्र आपकी बुक के अंदर आया है। उसका पूरा एक टेबल भी आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। ऐसा ना हो MCQs में वो आपको कोई वर्ड दे दे और कहे बताएं जी ये रिजर्व वर्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आपने टेबल को ज़रा पढ़ के जाना है, आपको थोड़ा उसको मेमोराइज करके जाना है। वो बेसिक कुछ वर्ड्स हैं जैसे इंट वगैरह है, फ्लोट, डबल, इस तरह की चीज़ें, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। और रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा बिल्ट इन आइडेंटिफायर्स होते हैं। ये भी MCQs में आता है जी। वो क्या होते हैं? हमेशा बिल्ट इन, दे आर सेम लाइक बिल्ट इन आइडेंटिफायर्स। ठीक है, इनका यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर्स के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बिल्ट इन आइडेंटिफायर्स होते हैं। और जो यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर्स होते हैं उनके साथ कीवर्ड्स का कोई लिंक नहीं है। ओके जी, आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो आगे वो बच्चों आइडेंटिफायर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स। ऐसी क्वालिटीज़, ऐसी वैल्यूज़ जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज ना होएं, उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, मैथ की टर्म है, मैथ के अंदर भी आप नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, कांस्टेंट। तो ऐसी वैल्यूज़ जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। सो कांस्टेंट की डेफिनेशन होगी। अब आप कांस्टेंट की टाइप देखिए वो कौन कौन सी हैं। तो कांस्टेंट की टाइप बच्चों हमारे पास 2 हैं। कौन कौन से? एक होते हैं जो न्यूमेरिक कांस्टेंट और एक होते हैं करैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, ये आगे हमारे पास जी कांस्टेंट्स
ठीक है, जो कि नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है, वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होते, वो आगे कांस्टेंट, पहली बात। दूसरी, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, टाइप्स जो हैं बच्चों वो दो हैं, आपको पता है। एक कौन सी, एक आ गई न्यूमेरिक और एक आ गई करैक्टर। न्यूमेरिक बेटा कोई भी नंबर 1, 9, 3, 4, 5, जैसे x की वैल्यू 10 है तो 10 एक कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू वैसे फिक्स रहेगी। अच्छा, करैक्टर जो कांस्टेंट है, इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है इसकी, हमेशा जो लेंथ होती है MCQs, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो 1 करैक्टर होती है। क्या होती है बच्चों? 1 करैक्टर। जैसे ये 9 है, जैसे लेट्स सपोज A है तो इसके ऊपर ये कॉमा, तो ये करैक्टर, हो, ये 9 है इसके ऊपर ये कॉमा है तो ये करैक्टर कांस्टेंट, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास हैश एक सिंबल है लेकिन इसके ऊपर ये कॉमास लगे हुए हैं तो ये सिंगल है तो ये भी एक करैक्टर कांस्टेंट है। तो करैक्टर, और एक होते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, वो आपको पता है जी इन्हीं करैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे आप लोग प्रिंट एफ लिखते हैं ना, तो प्रिंट एफ के डबल कोटेशन में आप लिखते हैं द सम ऑफ दिस नंबर एंड डबल कोटेशन बंद। तो ये जो इतना सा आपने देखा कंपाइलेशन के दौरान ये सारा का सारा क्या होता है, ये रेड हो जाता है। तो असल में कंपाइलर इसको रेड इसीलिए करता है कि जनाब ये एज इट इज़ प्रिंट होना है, आप इसको प्रिंट करने जा रहे हैं तो इसने स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट आना है, इसके ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। स्टोरी समझ में आई आप लोगों को? तो इसीलिए जनाब हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं। तो बेसिकली इन जनरल इसकी 3 टाइप्स हैं, लेकिन ये करैक्टर कांस्टेंट जो है इसकी मैक्सिमम, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट की अगली टाइप है स्ट्रिंग कांस्टेंट भी, ठीक है। तो 3 टाइप्स हैं जो कि मैंने आपको 1 बाय 1 डिफाइन कर दी। उसके बाद हम चलते हैं जी एक ह्यूज कॉन्सेप्ट के ऊपर विच इज़ कॉल्ड वेरिएबल्स। तो जी वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देखते हैं जी। वेरिएबल्स, हम मैथ्स के अंदर ये टर्म यूज़ करते हैं वेरिएबल्स की, ये वो वैल्यूज़ जो कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो जाती हैं कांस्टेंट से ऑल्टरनेट, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर इसका थोड़ा सा जो है वो समझ लें लॉजिक डिफरेंस है। आपको पता है जनाब, ये आपके पास आ गई मेमोरी, एंड मेमोरी इज़ लॉजिकली डिवाइडेड इन सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, ठीक है, ये आपको पता है 8 बिट। अब इस मेमोरी के ऊपर बच्चों जो चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले तो आता है मेमोरी का नाम, दिस एंड, और दूसरे फिर आते हैं मेमोरी एड्रेस 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 एंड सो ऑन, n। ओके, ये जो इसके अंदर जो वैल्यू आती हैं, लेट्स सपोज इसके अंदर आ गया जी 10, ठीक है, तो ये जो ये है इसको हम कहेंगे मेमोरी एड्रेस, ठीक है, इसको हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी, एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी, ये जो है, ठीक है, ये जो सेल। अब प्लस इनके होते हैं नाम, जैसे आप लोग जब प्रोग्राम लिखते हो तो आप लिखते हो इंट, उसके बाद x y r, लेट्स सपोज आपने, तो इनको हम क्या कहते हैं जनाब, इनको हम कहते हैं ये वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल फ़ौरन जाके मेमोरी की लोकेशन पे एलोकेट होते हैं, यहाँ पे आएगा x, यहाँ आएगा y, यहाँ पे आएगा r, उसके बाद आपने इनको कोई वैल्यू दी x 10, लेट्स सपोज y 15, और r जो है उसमें ने x और प्लस इन दोनों को y किए, दोनों को जमा किए, ओके, x प्लस y। अब यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये 15 आएगा, ये भी एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूँ तो मुझे बताइए कि ये जो फर्स्ट मेमोरी एड्रेस है इसका नाम क्या है? तो वो नाम क्या है बच्चों? x। दूसरा मेमोरी एड्रेस है उसका नाम क्या है? y। तीसरा मेमोरी एड्रेस उसका नाम क्या है? r। तो अगर मैं ये कहूँ कि नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस इज कॉल्ड वेरिएबल, तो मैंने क्या बात गलत की? देखिए ना, ये x y r वेरिएबल हैं, तो ये मेमोरी की लोकेशंस के नाम ही तो हैं, तो इनको हम कहते हैं ये नेम ऑफ मेमोरी वेरिएबल जो हैं वो नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर ये वो डेफिनेशन नहीं आनी कि चेंज एंड नॉट चेंज एंड वो वाली डेफिनेशन, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन आएगी कि मेमोरी के सेल से नाम होते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब वेरिएबल्स के साथ बेटा 3 डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से हैं जी? फर्स्ट डिक्लेरेशन, सेकंड डिफाइनिंग, थर्ड इनिशियलाइजेशंस।
और फोर्थ कॉलिंग ऑफ वेरिएबल्स। वन बाय वन देते हैं। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि जनाब आप जो वैल्यू है उसको प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स आपने यूज़ करने हैं उसको आप टॉप ऑफ द लिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। आपने बता दिया जी एक्स वाई एंड आर, तो दिस इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन, दिस इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक वो टेक्निक है जिसमें हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हुआ, वो डिक्लेयर हो गया एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम्स, उसके सारे वेरिएबल वहाँ पे डिक्लेयर हो गए और हम बता देते। अब इस प्रोग्राम में इन तीनों के अलावा कोई और यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि आपने टॉप इनको डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन में ये सिर्फ और सिर्फ आप प्रोग्राम में इनको बताते हैं। अच्छा, वेरी नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉल्ड डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग में ये अपनी डेटा टाइप के साथ, मतलब एक इनकी ये डेटा टाइप है तो ये दोनों जो है ये मेमोरी में आ जाते हैं, जहाँ पे ऐसे ये इंट आ जाएगा, अब उनको पता है। अब इसने क्या किया, मेमोरी रिजर्व कर ली इन तीनों ने और बता दिया कि जनाब इन तीनों की जो नेचर है वो इंट है। फ़र्क समझ आया? एक है आप लोगों के पास डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में जस्ट नाम बताते हैं। दूसरी जो टर्म है वो है डिफाइनिंग, डिफाइनिंग में ये मेमोरी को एलोकेट हो जाते हैं। ठीक है, अभी भी इन्होंने जस्ट टाइप बताई और ये बताई कि वो क्या रिजर्व, क्योंकि इंट बताई तो आपको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 बाइट्स मेमोरी लेगा, तो इसने बता दिया कि जनाब 2 बाइट्स मेमोरी इसके अंदर रिजर्व होगी। अभी मेमोरी के अंदर वैल्यूज़ नहीं आई, अभी जस्ट ये दो काम ही हुए हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों का फ़र्क है। उसके बाद कुछ और दो डिफरेंसेस हैं इन दोनों के दरमियान, मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन की, वो ज़रा नोट कीजिए सारे। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन। डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर अबाउट द डेटा टाइप एंड साइज ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, वो साइज़ और डेटा टाइप इंट है, साइज़ क्या होगा इंट का 2 बाइट्स, ये सिर्फ कंपाइलर को इस बारे में बताता है। ओके, एंड डेफिनेशन एलोकेट मेमोरी फॉर द वेरिएबल्स। आपने यहाँ ये बता दिया, अब वो मेमोरी में भी चले गए, जब मेमोरी में जाएंगे तो दिस इज़ कॉल्ड डेफिनेशंस या डिफाइनिंग। उसके बाद वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर मैनी टाइम इन अ प्रोग्राम, आप प्रोग्राम में कहीं पे भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके यूज़ कर सकते हैं। इट हैपन ओनली वन टाइम फॉर द वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम, ये एक ही दफ़ा होता है डिफाइनिंग। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है या डिफाइनिंग है, ठीक है, ये एक ही दफ़ा प्रोग्राम के अंदर एक ही दफ़ा फॉर वेरिएबल्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, द असाइनमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपको असाइनमेंट्स, प्रॉपर्टीज़ और जो है आप लोगों के पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल की, कौन सा वेरिएबल किस वैल्यू को मिला है और उसका नाम क्या है और वो मेमोरी में कहाँ पड़ा है, ये सारा का सारा पता चल रहा होता है डिक्लेरेशन से। असाइनमेंट ऑफ स्टोरेज स्पेस टू द वेरिएबल्स, ये बताता है कि जनाब उसकी स्पेस क्या है मेमोरी में, उसने जगह कहाँ ली है और उसकी वैल्यूज़ कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ सिर्फ असाइनमेंट होती है, यहाँ पे वो प्रॉपर काम भी होता है। डिक्लेरेशन में आप जस्ट असाइन करते हैं और जो आप लोगों के पास डेफिनेशन है उसके अंदर आप ये भी बताते हैं कि वो मेमोरी में कहाँ पड़ा है, मेमोरी एलोकेशन या स्टोरेज पॉइंट जो होता है वो भी बता रहा होता है। ये मेजर फ़र्क है डिक्लेरेशन डिफाइनिंग। बुक के अंदर जब हम पढ़ाते हैं इंटर लेवल पे तो हम ये दोनों पॉइंट इकट्ठे ही पढ़ाते हैं कि वेरिएबल हम लिखते जाते हैं तो वो यहाँ पे आते जाते हैं, लेकिन एंट्री टेस्ट में हम थोड़ा सा इसको एडवांस करना पड़ता है क्योंकि इसमें से MCQs आते हैं। वो आपसे पूछ सकता है बताएं जी इन विच फेज वेरिएबल जस्ट वी शो द वेरिएबल्स, तो वो डिक्लेरेशन है। अब शो द वेरिएबल कह दी इन विच फेज द वेरिएबल्स एक्चुअली एलोकेट टू द मेमोरी, तो वो डेफिनेशन है। फ़र्क समझ में आ गया? पॉइंट वही है लेकिन उसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड होगी। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसका बेटा वो होता है इनिशियलाइजेशन। अब आपने किया क्या, आपने किया ये कि आपने x को एक वैल्यू दे दी, y को एक वैल्यू दे दी, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15, तो इसको हम कहते हैं जनाब ये हमारे पास क्या है, ये इनिशियलाइजेशंस हैं। जैसे ही आप इसको इनिशियलाइज करते हैं ये मेमोरी के अंदर चले गए, यहाँ ये 10 आ गए, यहाँ 15 आ गए। ओके, अब आपने कहा जी ये इसका फॉर्मूला है r जो है वो x प्लस वाई है, तो यहाँ पे आएगा असल में x प्लस वाई आ गया। अब जब आप लोग इसको सारा रिजल्ट कंपाइल करा के प्रिंट में रख लेंगे, कैसे, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 10, फिर उसके बाद ऑपरेटर आ गया प्लस, फिर y की जगह पे वैल्यू आ गई। वो दोनों ऑपरेटर्स की अच्छी बात ये है कि यहाँ पे भी होते हैं एग्जीक्यूट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एग्जीक्यूट, यानी कि ये रन हो जाते हैं। ये नहीं कि दोनों के दरमियान में वेरिएबल पड़ा है तो ये 10 और 15 ही नहीं, ये विद इन अ सेकेंड 25 हो जाएगा क्योंकि दरमियान में वेरिएबल मौजूद है। स्टोरी क्लियर हुई है आपको? ठीक है, अच्छा ये आपस में लिंक हो गया, रिजल्ट आ गया। अब इसके पास रिजल्ट पड़ा है जी 25। ओके, अब आपने प्रिंट एफ लिखा, इसके फ़ौरन बाद आपने लिखा जी प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में आपने कहा जी सम
ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, रिजल्ट किस में, आर में, तो आर लिखेंगे। अब ये जो आर की वैल्यू है वो 25 है, तो बेसिकली आप इसको कॉल कर रहे हैं कि जनाब आर की वैल्यू शो कर दो। अब आर की वैल्यू शो क्या होगी, यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा 25। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली कॉलिंग प्रोसेस फॉर द वेरिएबल्स। ठीक है, आप वेरिएबल्स को जहाँ पे रखा होता है उसकी वो लोकेशन को वहाँ से कॉल करते हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है और उस रिजल्ट को आप स्क्रीन पे शो करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कॉलिंग ऑफ अ वेरिएबल्स। अच्छा, इससे मिलता जुलता कुछ रूल्स हैं, वो भी मैं आपको रिकॉल करूँगा जल्दी से। जब भी हम, ये चारों टर्म्स क्लियर हो गई हैं आपको। कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या हैं जी, उनको हम कहते हैं रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल्स। हेडिंग आप देंगे रूल्स फॉर नेमिंग आ वेरिएबल्स। एक वेरिएबल्स का नाम रखने के कुछ रूल्स हैं जी। कौन कौन से रूल्स हैं वो देखिए ज़रा। सबसे पहला रूल, द वेरी फर्स्ट रूल इज़ दैट वेरिएबल का नाम 3a नहीं हो सकता, इसका नाम A3 हो सकता है। अल्फ़ाबेट्स हमेशा पहले आएगा। रूल नंबर 1। ओके, रूल नंबर 2, A स्पेस 3 नहीं हो सकता, ये हमेशा A3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट, नो स्पेशल सिंबल, #A नो, A हैश नो। स्पेशल सिंबल जो हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते सिर्फ अंडरस्कोर के अलावा। ठीक है, जैसे 3_A, ये तो वैसे नहीं हो सकता, A_3 हो सकता है। ठीक है, तो स्पेशल में ये आ सकती है। एक वेरिएबल का नाम जो है मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। यू कैन यूज़ मोर देन 31 कैरेक्टर्स। ठीक है, आप चाहे तो 60 कैरेक्टर का रख लें, बट लेकिन 31 जो फर्स्ट हैं वही कंसीडरेबल हैं, उससे आगे जो है वो कंसीडरेबल नहीं है, सारे स्किप हो जाएंगे। उसके बाद और क्या है जी, जो 5वां पॉइंट, ये डॉट कॉमास, ये वो विद इन वेरिएबल्स नेम, ये नॉट अलाउड। विद इन वेरिएबल नेम नॉट अलाउड। ओके, उसके बाद छठा पॉइंट, 1 डेटा टाइप्स। अब ये डेटा टाइप का टॉपिक अभी हम शुरू करते हैं। 1 डेटा टाइप यूज्ड 1 वेरिएबल इन आ सेम प्रोग्राम। ठीक है, सेम प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल्स की एक ही डेटा टाइप। दीज आर द फ्यू रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल्स। ठीक है, इसको कुछ और भी आपने स्टडी करना है, इसमें कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी है, उनको देखना है 1 बाय 1। ठीक है, रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल्स हमारे पास आ गई। उसके बाद टॉपिक है जी, पॉइंट, वो है जी डेटा टाइप्स। डेटा टाइप क्या कर रही हैं जी, डेटा टाइप असल में जो आपका प्रोग्राम है उसके अंदर वेरिएबल्स के सेट, ऑपरेशंस और मेमोरी जो रिक्वायर्ड है ये काम करती हैं। डेटा टाइप ने ना 2 काम करने होते हैं, एक तो उसने साइज़ ऑफ मेमोरी बताना है, दूसरा उसने नेचर ऑफ वैल्यूज़ बतानी होती है। मसलन मैं इसकी अगर एग्जांपल दूं तो ये आप लोगों के पास आ गई मेमोरी, इसका नाम आ गया x000 और इसका नाम y0001। अब आप जब प्रोग्राम लिखते हैं, आपने लिखा जी फ्लॉट, फ्लॉट के बाद आपने लिखा जी x एंड y। x को आपने वैल्यू दे दी 10.10 और इस y को आपने वैल्यू दे दी 20.13। अब देखिए, फ्लॉट आपको पता है मेमोरी के अंदर कितने, पहली जो बात इसे बताने वो ये कि साइज़ ऑफ मेमोरी। अब साइज़ ऑफ मेमोरी क्या है भाई, वो इसके लिए 4 बाइट्स है, क्योंकि आपको पता है जो फ्लॉट है वो 4 बाइट्स है। तो यहाँ पे हर एक को 4 बाइट्स मिल जाएंगे, यानी कि ये जो रिजर्वेशंस ऑफ सेल होगी वो फिर उसी हिसाब से होगी कि हर एक, जैसे x है तो 1 2 3 4, इसको 4 बाइट्स मिलेंगे। y है तो y को भी फिर 4 बाइट्स मिलेंगे, 1 2 3 4, ये इतनी मेमोरी रिजर्व करेंगे। बात में आ गई, क्योंकि आपको पता है ये जो है ये 8 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। तो साइज़ ऑफ मेमोरी बताती है डेटा टाइप से एक। दूसरा ये नेचर बताती है जी, नेचर कौन सी है, नेचर ऑफ वैल्यूज़। अब नेचर ऑफ वैल्यूज़ की एग्जांपल देखिए,
इसके अंदर आपको पता है फ्लॉट में पॉइंट वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू जब यहाँ जाने, यहाँ बिल्कुल इस गेट के ऊपर फ्लॉट बैठी है ऐसे डंडा हाथ में पकड़ के, और वो चेक करती है, हाँ जी वैल्यू चेक करें जी, पॉइंट वाली वैल्यू है जी, पॉइंट वाली, ओके नाउ यू कैन मूव, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 10.0 जो भी। अब जैसे फर्ज करो आप इसकी डेटा टाइप रख दें, लेट्स सपोज इंट। अब इंट ने आपको पता है क्या लेना है, 2 बाइट्स तो लेने ही है, ये बात तो नेचर की मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। ओके, तो आपको पता है इसमें ये वैल्यू, अब ये वैल्यू जब जाएगी इसके बाद वो कहेगी हाँ जी क्या लाए हो जी, x इजिकल टू 10.10, वो कहेगा ये 0.0 स्किप करो। क्यों? क्योंकि जो इंट की नेचर है वो क्या है, वो सिर्फ डेसिमल नंबर है, इसीलिए इसका वो परसेंटेज डी होता है ना, डेसिमल या परसेंटेज आई, फॉर्मेट स्पेसिफाई। अच्छा, इसकी जो नेचर है वो क्या है, वो डेसिमल है, तो वो कहेगा सिर्फ डेसिमल पोर्शन, क्योंकि 10.10 के अंदर 2 पोर्शन है, दिस वन इज कॉल्ड डेसिमल एंड दिस वन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल। तो जो फ्रिक्शनल पार्ट है उसको तो इंट सपोर्ट ही नहीं करता। अब जब इंट सपोर्ट नहीं करता तो वो उसको मेमोरी में जाने भी नहीं देगा, वहीं पे रोक देगा। इसीलिए वो कहते हैं जी फ्लोट कैन यू कैन से सपोर्ट इंटीजर्स बट इंटीजर कैन नॉट सपोर्ट फ्लॉट्स। क्यों? क्योंकि जब ये वैल्यू जाएगी, अगर ये डेटा टाइप फ्लॉट हो तो उसने देखा हाँ जी क्या 10 है, तो वो कह देगा 10.0, तो वो उसका जस्ट फॉर्मेट चेंज करेगा, वैल्यू वही रहेगी। यही वजह है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो जो आप लोगों को पता है डेटा टाइप्स हैं, ये आपकी बुक से लेफ़्ट राइट अगर हम देखें तो हम इसको 3 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? एक होती है बेसिक डेटा टाइप्स, दूसरी कौन सी है? दूसरी होती है ड्राइव्ड DRIVED, ड्राइव्ड डेटा टाइप्स। ठीक है, एक तीसरी भी होती है, आप इन दोनों को फोकस करेंगे क्योंकि हमारा काम इन दोनों से है। ये जो आप लोगों ने पढ़ी अभी इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर्स वगैरह, ठीक है, ये सारी की सारी क्या होगी, ये इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर, ये सारी की सारी बेसिक डेटा टाइप्स हैं। और इसके बाद ये जो अरे है, लिंक लिस्ट है, ठीक है, क्यू है, स्टैक है, इस तरह की ये जो वैल्यू है सारी, ये आपकी ड्राइव डेटा टाइप्स होती हैं। उसके बाद अभी हम एक चार्ट डिस्कस करेंगे, उस चार्ट के अंदर हम सारी की सारी डेटा टाइप्स, इनकी सब डेटा टाइप्स और ये मेमोरी में कितनी कितनी जगह लेती हैं ये डिस्कस करेंगे ताकि हमारा ये पॉइंट क्लियर हो सके। लो जी, ये मैं अरेज कर रहा हूँ बोर्ड, आप ज़रा एक टेबल बनाइए। सबसे पहले आप टेबल में हिंट दें, हेडिंग देंगे जी इंटीजर। इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म होती है बच्चों इंट। इंट जो है वो मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स वैल्यू लेता है। कितनी बाइट्स? 2 बाइट्स। और इसकी जो नेचर ऑफ डेटा है वो 0 to 9 किसी भी नंबर को, जैसे 123, जैसे 456, इस तरह की वैल्यू जिसमें पॉइंट नहीं आता। उसके बाद जो इंट है इसकी 2 फर्दर टाइप हैं जिसको हम इसकी सब टाइप्स कहते हैं। एक होती है शॉर्ट इंट, ठीक है, वो यहाँ आएगा शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट भी 2 बाइट्स वैल्यू लेता है मेमोरी के अंदर। दे कैन सपोर्ट 0 to 9 डिजिट्स। सेम एग्जांपल यहाँ आएगी। उसके बाद इसके अंदर आता है जी लॉन्ग इंट। दे कैन सपोर्ट 4 बाइट्स ऑफ वैल्यूज़ 0 to 9, सेम एग्जांपल। उसके बाद आप लोगों को पता है इसमें आप 2 चीज़ और पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं जी अनसाइंड इंट और एक आप पढ़ते हैं साइंड इंट। ठीक है, जब आप लोग इसको इसकी एग्जांपल आपकी बुक के अंदर है अनसाइंड की। जब आप लोग इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ते हैं जी 2 इंट जो है वो स्टोर कर सकता है लेट्स सपोज 0 से लेकर 65,000 वैल्यूज़। ठीक है, ये कोई एक साइन पे जाएगी। और साइन के अंदर आप क्या देखते हैं, 0 रीजन है, एक साइड 32,000 समथिंग और दूसरी तरफ नेगेटिव 32,000। सर ये यूज़ कहाँ होती है बेटा? ये ऐसे जब कोई आप ऐसी वैल्यू यूज़ कर लेते हैं जिसकी लिमिटेशन 2 बाइट से बाहर जा रही है और आपने कोई लूप लगाया लेकिन लूप टर्मिनेट नहीं कर रहा, तो वो मेमोरी के अंदर वैल्यू जाती जाएंगी। जैसे इसकी नेगेटिव पॉजिटिव लिमिट से वो वैल्यू किसी साइड से भी आउट होगी ना, ऑटोमेटिकली वो उसको टर्मिनेट कर देगा। ये मेमोरी की असल में बाउंड्रीज़ को सेट करती हैं नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, ये साइंड और अनसाइंड इंटीजर।
तो ये जो दोनों है ये भी आपको पता है 4 बाइट्स वैल्यूज़ लेते हैं मेमोरी के अंदर। ये एक टेबल इंट के लिए था, इसी से मिलता जुलता एक टेबल हमारे पास है बेटा फ्लॉट के लिए। लो जी, ये आ गई हमारे पास फ्लॉट, इसको कहते हैं फ्लॉटिंग वैल्यूज़, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म बच्चों होती है फ्लॉट, और ये मेमोरी लेता है 4 बाइट्स। कितनी बाइट्स? 4 बाइट। एंड दे कैन सपोर्ट फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जैसे 199.232354.11, ठीक है, ये इस तरह की वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है। उसके बाद जो फ्लॉट है इसकी जो नेक्स्ट है डेटा टाइप, उसको हम कहते हैं डबल। डबल कैन होल्ड 8 बाइट्स, और ये क्योंकि मेमोरी के अंदर फिर मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ आ सकती, यानी कि हर वेरिएबल को जो वैल्यू मिलेगी वो 8 बाइट्स मिलेगी। उसके बाद जो इसकी थर्ड है वो होती है लॉन्ग डबल, और वो क्या लेता है जी? वो 10 बाइट्स, ठीक है। ये भी फिर मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू जो होती है उसको स्टोर कर सकता है किसमें? मेमोरी के अंदर। ये कॉन्सेप्ट्स ये नोट कीजिए, ठीक है। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो नेक्स्ट डेटा टाइप जो उसको हम कहते हैं करैक्टर डेटा टाइप, ठीक है। तो इसको हम रिमूव करते हैं, आप हेडिंग दे लें करैक्टर डेटा टाइप्स, क्योंकि ये जो दोनों डेटा टाइप्स हैं ना ये डील करती हैं विद डिजिट्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है। और जो करैक्टर डेटा टाइप है वो डील करती है विद करैक्टर्स ओनली। मसलन आप लोगों ने कोई आस्क की वैल्यू या उसकी कोई वैल्यू उठानी है तो आप करैक्टर डेटा टाइप लेंगे। ये इसकी प्रॉपर इसको लिखते हैं CHAR 4, और ये मेमोरी में बिट बाइट्स इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स है नंबर ऑफ़ करैक्टर्स। तो साइज़ जो इसका है वो है 1 बाइट। आप इसको इस तरह कह लें, अगर आप लोगों को साइज़ में अगर MCQs आ जाता है तो 1 बाइट है, बट ये करैक्टर जो लेते हैं एक्चुअली वो 255 करैक्टर्स जो होते हैं उसको रिज़र्व कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि इसकी सब डेटा टाइप करैक्टर्स की नहीं है, ठीक है, इसलिए वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आप लोगों के पास हो गया डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट। और डेटा टाइप्स से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास है ऑपरेटर्स इन C लैंग्वेज, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या हैं और ऑपरेटर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं ये टॉपिक देखते हैं। ये हेडिंग देंगे आप सारे बच्चे, ऑपरेटर्स इन C लैंग्वेज। बच्चों ऑपरेटर्स जो हैं वो असल में सिंबल्स हैं। क्या है? सिंबल्स हैं, जैसे प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड साइन, और साइन। ये सिंबल्स हैं जो कि क्या करती हैं, वो डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। और ऑपरेटर्स को ही हम इकट्ठा करके फिर एक्सप्रेशंस बनाते हैं। जैसे लेट्स सपोज आप लोगों के पास है 5 + 2, तो ये 2 और 5 जो है, इन 2 को और 5 को हम कहेंगे ऑपरेंड। क्या कहेंगे? ऑपरेंड। यहाँ पे भी ये कहलाएगा जी ऑपरेंड। और ये जो प्लस है इसको हम कहेंगे ऑपरेटर। क्या कहेंगे? ऑपरेटर। और इस पूरे को हम कहेंगे एक्सप्रेशन। तो ये एंट्री टेस्ट में आता, बताएं जी ये कौन सी टाइप की एक्सप्रेशन है। जैसे लेट्स सपोज आपको एक वैल्यू आ जाती है, जी बताइए कि ये वाली जो वैल्यू ये कौन सी है। जैसे 3 जो है वो लेस देन 5 है, तो बताइए क्या ये एक एक्सप्रेशन है? यस, ये एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि 3 और 5 इसके अंदर आगे ऑपरेंड्स, और ये जो ग्रेटर देन लेस देन का साइन जो भी है ये आप लोगों के पास आ गया जी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये पूरी एक आप लोगों के पास एक्सप्रेशन बन गई। लेकिन बताइए विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन एक्चुअली, जिस टाइप का ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर जो है वो आपको पता है अगर रिलेशनल है तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है बच्चों ये भी रिलेशनल एक्सप्रेशन है। सिंपल है, रट्टा मारने की ज़रूरत कोई नहीं। जिस टाइप का ऑपरेटर होगा उसी टाइप की एक्सप्रेशन है। जैसे आप लोगों के पास ये है 5 + 2, तो ये एक एक्सप्रेशन तो है। ये कौन सी है? ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। कौन सी है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस लगा हुआ है। क्लियर होगी बात? तो ये होते हैं जी ऑपरेटर्स। सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। तो C के अंदर ये क्या करते हैं जी, ये एक्सप्रेशंस को फॉर्म, यानी कि एक्सप्रेशन डेवलप करने के लिए आप ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स को। बस ये 2 पॉइंट इसकी डेफिनेशन के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसकी जो है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स।
तो जो जो ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं मैं उसको लिस्ट अप करता हूँ, आप भी लिख लीजिए, फिर हम आगे वन बाय वन उन तमाम ऑपरेटर्स को देखते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं वो हैं अरिथमेटिक। वो कौन से हैं जी? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद कौन से आगे जी? रिलेशनल। उसके बाद कौन से आगे जी? लॉजिकल। उसके बाद कौन से आगे जी? असाइनमेंट। फिर आगे जी कंपाउंड असाइनमेंट्स। और उसके बाद आगे आप लोगों के पास बच्चों इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। उसके बाद इसके अंदर आ गए कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये वैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर वगैरह में यूज़ होते हैं, लेकिन वो होते हैं इसी के अंदर जी ही हैं। अच्छा, अब मैं इनके की पॉइंट्स आपको लिखवा दूं, जो असल काम है वो वन बाय वन आप वो पॉइंट देख लें, बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो की पॉइंट्स सबसे पहले मैं आपको लिखवा रहा हूँ अर्थमेटिक के। ज़रा काइंडली आप इसको लिखते जाइए, नोट करते जाइए। ठीक है, ऑपरेटर्स को वन बाय वन। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दे आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हैं ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन एडिशन लिखिए, ये 6 होती हैं। ठीक है, आपने 6 की 6 लिखनी है। बुक पे हैं तो बुक पे आप इसको अंडरलाइन कर ली। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। ठीक है जी, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। अब इसके अंदर जो आप लोगों के पास आता है वो मॉडुलस, वो आपको पता है इंटीजर रिमाइंडर्स जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कोई वैल्यू आप लोगों के पास जो मॉडुलस, बाकी तो आपको पता है ना, प्लस का पता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन होगी, ये सब्ट्रैक्शन, ये तो आपको आते हैं। तो मॉडुलस क्या है? वो ये वाला इंटीग्रल साइन होता है। जैसे 21 इंटीग्रल 4, तो ये पूरा पूरा इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 4 ज़ा 20, पीछे का बचा 1, तो इसको हम कहते हैं इंटीजर रिमाइंडर्स। ठीक है, तो मॉडुलस ऑपरेटर ये इंटीजर रिमाइंडर वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर। दे आर यूज टू असाइन द वैल्यूज़ टू द वेरिएबल्स। आप लोगों ने, या ये आप लोगों के पास है रिलेशनल बोर्ड के ऊपर, तो रिलेशनल को पहले पढ़ लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं, अच्छा इन दोनों में फ़र्क बस समझ लेना, वन वर्ड डिफरेंस है इन दोनों में। रिलेशनल जो होते हैं ना, ये वैल्यूज़ को, रिलेशनल ऑपरेटर जो है वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर। और लॉजिकल जो होते हैं वो वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं। मसलन सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका मतलब ये है 3 ग्रेटर देन 2 है, तो दोनों का कंपैरिजन है। तो ये जो दरमियान में ऑपरेटर है ना, ये असल में रिलेशनल ऑपरेटर है। ओके, उसके बाद लॉजिकल जो होते हैं ये कंबाइन करते हैं। जैसे आपने कहा x की वैल्यू 10 है एंड y जो है वो ग्रेटर देन 15 है। अब एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये, दरमियान में आपने इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये वाले ऑपरेटर जो होंगे ये लॉजिकल ऑपरेटर होंगे। फ़र्क समझ आया? ये ऑपरेटर जो होंगे ये सिर्फ 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, बट जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो 2 डिफरेंट एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं। ये फ़र्क है इन दोनों का, देख लीजिएगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज़। ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। और इसकी बेटा जो एग्जांपल है वो आपको पता है, नहीं है तो काइंडली नोट डाउन कीजिए। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये हमेशा पहले आएगा, ये बाद में आएगा। ओके, तो ये सारे के सारे जो होते हैं इनको हम कहते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। कौन से ऑपरेटर्स हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आ गए वो लॉजिकल ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द गिवन वैल्यूज़। ये तो वो हो गया, ये आप कह सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर विच आर यूज टू कंबाइन 2 डिफरेंट एक्सप्रेशंस। और इसके लिए जो आप हम पढ़ते हैं वो बेटा आप लोगों ने पढ़े हैं जी। लॉजिकल के वो 3 हैं, कौन कौन सा? एंड, इसको क्या कहते हैं? एंड। उसके बाद ये साइन किसके लिए? और उसके बाद ये साइन किसके लिए? नॉट। ठीक है, ये 3 जो हैं वो आपको पता है इसके अंदर 2 कंडीशंस ट्रू होती हैं। ठीक है, 2 कंडीशंस या दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू हैं तो रिजल्ट्स ट्रू माने जाते हैं। और के अंदर 1 कंडीशन भी अगर ट्रू है तो रिज़ल्ट जो होगा वो ट्रू माना जाएगा। और नोट जो होता है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर देता है? रिज़ल्ट उलट देता है। मैं कहता हूँ x = 10,
ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे लिख दें नॉट x इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है कि ये x इज इक्वल टू 10 नहीं है। नॉट ऑपरेटर वैल्यू उलट देता है। मसलन एक और सिंपल एग्जांपल, ये x इज इक्वल टू 1 है तो अगली वैल्यू जो होगी वो x इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको बाइनरी के अंदर देखें और उसकी साइन ये होती है x नॉट। अच्छा, उसके बाद ये आप लोगों के पास हो गया जी अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। उसके बाद असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। जैसे आपने x को कोई वैल्यू दी है, ठीक है, जैसे x की वैल्यू 15, तो ये जो दरमियान में सिंपल इक्वल है, क्योंकि आप जब इक्वालिटी प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं ना तो उसमें डबल इक्वल आता है, ये आएगा, ये पूरा इक्वालिटी के लिए यूज़ होता है रिलेशनल। लेकिन असाइनमेंट, अब ये x और 15 इक्वल नहीं है बल्कि x की वैल्यू 15 है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट्स ऑपरेटर जो हैं वो आपको पता है जी क्या करते हैं, वैल्यूज़ असाइन करते हैं वेरिएबल्स को। इसी से मिलते जुलते हैं वो है कंपाउंड असाइनमेंट्स ऑपरेटर, वो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाता हूँ, पहले ये क्लियर हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये भी दो ऑपरेटर्स हैं, आपको पता है जी इनकी डेफिनेशन। ये क्या करते हैं, ये इसमें प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स का कॉन्सेप्ट है, वो देख लेते हैं, फिर हम कंपाउंड असाइनमेंट्स के ऊपर चलते हैं जी, वो देख लें। आप हेडिंग दीजिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ गया जी इंक्रीमेंट, ये आपके पास आ गया जी डिक्रीमेंट। x की वैल्यू 1, x लेस देन 10, और फिर आप कहेंगे जी प्रिंट x, और फिर आप कहते हैं जी x प्लस प्लस या x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो इसको हम कहते हैं जनाब ये एक इंक्रीमेंट। x की वैल्यू 1, यहाँ आई कंडीशन ट्रू, प्रिंट हो जाएगा 1, ये 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ आई ये उसके अंदर 1 1 का इजाफा करेगा, वैल्यू 2, 2 रिवर्ट करेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2। ये चलता रहेगा कब तक, जब तक ये 9। जैसे ये 10 होगा, 10 लेस देन 10 नहीं होता, ये रुक जाएगा, ठीक है। अगर आप इक्वल टू भी लगा देंगे तो ये 10 तक भी चला जाएगा। ये स्टोरी है। इसको हम कहते हैं असल में पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीज करेगा वैल्यू, और इसको हम कहेंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, जिसमें जो पहली वैल्यू है वो भी प्रिंट होती है, ठीक है। और एक होता है प्री फिक्स इंक्रीमेंट। क्या होता है? प्री फिक्स इंक्रीमेंट। प्री फिक्स इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है जी, जो पहली वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी, पहले उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। जैसे इसी एग्जांपल को अगर आप देखें तो आपने कह दिया x इज इक्वल टू 1, और आपने कह दिया जी x लेस देन 10, और आपने कह दिया जी प्रिंट x, मैं एज दैट इज उसको इधर लिख रहा हूँ, और आपने कह दिया जी प्लस प्लस x। इसमें पहली वैल्यू क्या है 1, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ आएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2। 2 के बाद कंडीशन चेक होगी फर्स्ट टाइम, तो ये पहली वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 2 प्रिंट होगी, 1 प्रिंट नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं प्री फिक्स इंक्रीमेंट्स, ठीक है। पहले से वैल्यू उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद इसी तरह जी पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट्स भी हैं, वो देख लें। एक होता है जी प्री फिक्स डिक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट। जैसे आपने कहा x इज इक्वल टू 10 और x जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, प्रिंट आपने किया जी x, और आपने कह दिया जी x माइनस माइनस, या इसको x इज इक्वल टू x माइनस 1। ये वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं, 2 3 जो भी। 10 10 यहाँ आएगा, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा, पहली वैल्यू प्रिंट होगी 10, फिर उसके बाद यहाँ आया माइनस माइनस की वजह से एक वैल्यू कम होगी तो 9, ये इस तरह प्रिंट होगा। इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। क्या कहते हैं? पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। एक इसी से मिलती जुलती वैल्यू ये कि x इज इक्वल टू 10 और उसके बाद x जो है वो ग्रेटर देन 1, ये मेरे पास आ गया प्रिंट x। उसके बाद मैंने कह दिया माइनस माइनस x, तो x की वैल्यू 10, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ आएगा, क्या होगा 9। तो पहली जो कंडीशन चेक होगी उसके बजाय 10 नहीं 9 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्रीमेंट हो गया 8 प्रिंट होगा, यानी कि 10 स्किप हो गया। तो इसको हम कहते हैं प्री फिक्स डिक्रीमेंट, जिसमें पहले ही वैल्यू क्या हो जाए प्लस माइनस हो जाए, इसको हम पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स डिक्रीमेंट कहते हैं। अच्छा, पॉइंट्स है जी आप लोगों के पास असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी। तो मैंने उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था कि इसको कमेंट पे देखेंगे, तो असाइनमेंट ऑपरेटर देख लें। एक असाइनमेंट सिंपल असाइनमेंट है, एक कंपाउंड असाइनमेंट्स है। फ़र्क क्या है? सिंपल असाइनमेंट्स में वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन होती है, लेकिन कंपाउंड असाइनमेंट्स में हम उसके साथ कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज़ कर लेते हैं, कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर भी यूज़ हो जाता है, उसको हम कहते हैं जनाब ये फिर हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया। अच्छा जी, वैल्यू फॉर द वेरिएबल असाइन यूजिंग असाइनमेंट्स ऑपरेटर। अगर हमारे पास ये आ जाए जी x की वैल्यू 10 है तो हम यूज़ करेंगे ये वाला, दिस वन इज कॉल्ड असाइनमेंट, ओके।
अच्छा, इसके बाद ये प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, डिवीजन इज इक्वल टू, तो इन सब को ये कहलाएगा असाइनमेंट्स, और इन सब को हम कहेंगे कंपाउंड असाइनमेंट्स। क्या कहेंगे? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी एग्जांपल क्या है जी? एग्जांपल देख लें, फ़र्ज़ करें x की वैल्यू आप लोगों के पास 10 है, जो सम होगा वो इज इक्वल टू सम प्लस 10, ठीक है, जो भी, जैसे लेट्स सपोज a की वैल्यू आप लोगों के पास 10 है, तो अगर हम इसको कंपाउंड असाइनमेंट, तो a प्लस इज इक्वल टू 10 का मतलब ये होगा a इज इक्वल टू a प्लस 10, तो ये वैल्यू भी इसके अंदर आ जाएगी 10 प्लस 10, तो इसको हम कहेंगे ये कंपाउंड असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये कंपाउंड, ये सारे जो मैथमेटिक के ऑपरेटर्स हैं ना, वो सारे के सारे इसके साथ यूज़ होते हैं। आपने पहले भी यूज़ किए हैं, लेकिन ये भी यूज़ होता है, ये इंटीजर रिमाइंडर ये भी यूज़ हो जाता है, एंड साइन के साथ भी इक्वल टू यूज़ हो जाता है, और ये पावर साइन के साथ भी इक्वल टू, ये एक्स्ट्रा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जो आपकी बुक में नहीं है, इनको भी आप लोगों ने देख लेना है। दिस इज़ कॉल्ड ऑपरेटर्स इन सी। उसके बाद हमारे पास जो इसमें टॉपिक है वो है जी कमेंट्स, ठीक है। जो कमेंट्स बेटा हम पढ़ते हैं वो दो तरह के कमेंट्स होते हैं जो कि हम सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अगर देखे हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। कमेंट्स करते क्या हैं? ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी को, मतलब आपने कोड लिखा और आप लेट्स सपोज किसी और कंपनी में मूव कर गए, तो उस कंपनी की कोई एरर आ गया, कोई मिस्टेक, तो जो पिछली कंपनी के अंदर जो आपके जूनियर प्रोग्रामर्स थे, उनको कैसे समझ आएगा कि आप जब ये कोड लिख रहे थे तो उसके अंदर लॉजिक क्या था? तो आप क्या करते हैं, आप जो काम करते हैं, जैसे मैं लेट्स सपोज इसके अंदर लिखता हूँ जी इंट, मैंने लिखा जी इंट, उसके बाद आर, उसके बाद मैंने इसके अंदर लिख देता जी पाई की वैल्यूज़, उसके बाद मैंने कुछ और इसके अंदर, तो मैं क्या लिखूँ, मैं इसके साथ ये दो लाइनें लगा के यहाँ पे लिख दूँ जी आई एम यूजिंग इंटीजर डेटा टाइप एंड दिस फॉर दैट, एंड मैं वो जो पूरी थर्स्टिक रो है ना, अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम या प्रोग्राम के हवाले से, वो सारी हम इसके अंदर लिख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये कमेंट्स है। कमेंट्स जो होगा वो ये कि जब प्रोग्रामर आपकी एब्सेंट में इसको खोलेगा, ओपन करेगा, तो आपने जो लॉजिक आपके माइंड में था वो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसको उसकी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, उसकी हेल्प हो जाएगी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, वो आसानी से समझ जाएगा, अच्छा ये लॉजिक इसलिए था, जो लॉजिक आपने, तो आप उसको साथ साथ, तो सर इससे कंपाइलर एरर नहीं देता, नहीं बेटा, ये जो लाइंस होती हैं ये कंपाइलर के लिए बॉर्डर लाइंस होती हैं, कंपाइलर इनसे बाहर एग्जीक्यूशन करवाता ही नहीं, यही वजह ये ग्रीन हो जाती हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम कोई आईडी में इनको लिखते हैं तो वो इसको ये समझ लें कि एग्जीक्यूट ही नहीं करता, इन लाइंस की तरफ जाता ही नहीं, तो इसका काम ही नहीं है इनको छेड़ना। तो ये होते हैं जी कमेंट्स। कमेंट्स जो हैं वो अंडरस्टैंडेबिलिटी, रीडेबिलिटी प्रोग्राम की, ठीक है, और ये हेल्प किस में करते हैं? डिबगिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब आप कोड लिख रहे होते हैं आपके माइंड में कोई लॉजिक है, लेकिन आपको 6 माह बाद, साल बाद अगर उसको एडिट करना पड़ता है, उसमें कोई चेंज करनी पड़ती है, तो आपको हो सकता है वो लॉजिक याद ना रहे, ठीक है, आप कन्फ्यूज़ होंगे, अच्छा पता नहीं तब क्या लॉजिक था। तो अगर आपने उस प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स लिखे हुए हैं तो आप आसानी से उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर कमेंट्स की बच्चों टाइप्स जो हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स हैं कमेंट्स की, एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होते हैं बच्चों मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन ये हैं जो हर लाइन के साथ आप, मल्टी लाइन में आप लोग ये जो स्टैरिक लगा के पूरा पैराग्राफ, एक पूरा पैराग्राफ लिख के तो इसको आप क्लोज कर देते, तो इसको हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। इनकी सिंबल्स भी लहदा एंट्री टेस्ट में आ सकती हैं, ठीक है, आप लोग ज़रा जागते रहिए, देखते, सिंगल लाइन की ये है, मल्टी लाइन की कमेंट्स की ये सिंबल है। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर जो एलिमेंट्स ऑफ सी, चैप्टर नंबर 9, लेक्चर नंबर 18, ये आपका क्लियर हो गया। होप सो आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, इसमें से आपकी कुछ लर्निंग हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।